हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में नुपुर गुलाटी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 के साथ। यूपीएससी एनडी का पेपर आप लोग को पता है यूपीएससी कंडक्ट कराती है और इसकी डेट्स आ चुकी हैं। इसकी डेट है 5 सितंबर। तो हम लोग सारे प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे ताकि जो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें कहीं से कोई मार्क्स ना कटे। इसके ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर की वीडियोस को देख लीजिए। प्रीवियस 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की। तो थर्ड पार्ट तक आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट के साथ। आप लोग सभी को पता है आप लोगों का काम साथ साथ में क्या करना है, सबने कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। और इन द एंड ऑफ द वीडियो सबने कमेंट डाल करके बताना है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस इसमें से आते थे, कितने आप लोगों ने इसमें से गलत किए और कितने नहीं आते थे। ठीक, तो चले करें स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। चिकनी अंतःद्रव्य जलिका के अनुरूपक कार्यों में से एक कार्य है। जो कार्य वो हमेशा करती है वो तो है ही, इसके अलावा और क्या काम वो करती है? एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का बनना। लिपिड सिंथेसिस, लिपिड का बनना। लिपिड तो वो बनाती है, ये तो वो करती है, पर वो कह रहा है जो इसके जो ये काम करती है उससे एक एक्स्ट्रा काम ये क्या करती है। तो लिपिड सिंथेसिस तो इसका काम है ही। दूसरा, स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल, ये किसी भी प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स को स्टोर नहीं करती है। स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये किसी भी प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जैविक कार्यों में काम में आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन वो मतलब ऑप्शन में वो बोलता है स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। क्या इन सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके रखती है? नहीं, ये इसका काम नहीं है, ये इकट्ठा करके नहीं रखती है। नेक्स्ट आता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है। इसका दूसरा काम क्या होता है? अगर बॉडी किसी भी प्रकार का टॉक्सिन बना लेती है, किसी भी प्रकार का टॉक्सिन बन जाता है, जब हमने कुछ खाया, उसको खाने की वजह से बॉडी ने कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर लिया, तो इसका काम क्या है? उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको टॉक्सिन्स को खत्म करना, बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म को चलाना। जब हम बार बार जंक खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन का मैकेनिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। अदरवाइज हमारी बॉडी खुद से डिटॉक्सिफाई करती है। तो कौन सा पार्ट डिटॉक्सिफाई के अंदर हेल्प करता है? वो पार्ट होता है हमारा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम लोग बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जलिका। तो इसका करेक्ट आंसर इज डिटॉक्सिफिकेशन। अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि भाई इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका पहला काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, अगर वो प्राइमरी फंक्शन पूछता तो प्राइमरी फंक्शन में हम क्या लिखते हैं? लिपिड सिंथेसिस। इसका प्राइमरी काम क्या है, इसका पहला बेसिक काम क्या है? लिपिड बनाना। ये लिपिड बना करके क्या करता है? जो भी लिपिड SER या RER बनाएंगे, ये सारा लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डेवलप करने में काम आता है। एक सेल जब दो सेल को डिवाइड करेगा, तो जब वो दो सेल बनते हैं, उन सेल की जो बाहर की लेयर बनती है, उन सेल की जो बाहर की आउटरमोस्ट लेयर्स बनती हैं, उस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है? वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। वो लिपिड कहाँ से आता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर के काम करती है। ठीक, तो इसका आंसर है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया है, इसको 2 कर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमेज द एपिकल मेरिस्टम ऑफ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट। एक बढ़ रहे तरुण पादप की शीर्ष विभज्या को क्षति पहुंचने पर प्रभाव पड़ेगा। अब वो ये बोल रहा है कि भाई अगर एपिकल मेरिस्टम
किसी भी प्रकार से डैमेज हो गई, एपिकल मेरिस्टम अगर किसी भी प्रकार से डैमेज हो गई तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या चीज होगी जो इस पे जिसको सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते क्या, मेरिस्टम होता क्या। लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था मेरिस्टम या मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जिनके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम वो पार्ट होता है जो कि क्या करता है, जो पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है उसे एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। इस एपिकल मेरिस्टम में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम के एक हार्मोन की ऑक्सिन नाम का हार्मोन एक पाया जाता है। ये ऑक्सिन नाम का हार्मोन क्या करता है, ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है। ये ऑक्सिन कहाँ होता है, ये ऑक्सिन एपिकल मेरिस्टम में होता है। यानी कि ऑक्सिन कहाँ होता है, ये शीर्ष विभज्या में होता है। अगर ये शीर्ष विभज्या में है यानी कि एपिकल मेरिस्टम में है, तो जब एपिकल मेरिस्टम कट जाएगा तो ऑक्सिन कट जाएगा। तो जो काम ऑक्सिन करती है वो ये नहीं कर पाएगी, यानी कि प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ेगी। जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट की लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि एपिकल मेरिस्टम के अंदर ये पाया जाता है और एपिकल मेरिस्टम टूट गया, खत्म हो गया, डैमेज हो गया, तो ये क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट की लेंथ को, लंबाई को रोक देगा। तो इसका आंसर क्या है, लेंथ ऑफ द प्लांट। इसका आंसर है पादप की लंबाई पर असर करेगा। ये सबसे ज्यादा असर किसको देता है, पादप की लंबाई पर। समझ में आया, आगे चलें। अब बात करते हैं कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर कौन करता है, प्लास्टिड होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर क्रोमोप्लास्ट हमने पढ़ा था। क्रोमोप्लास्ट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात करते हैं कि भैया क्रोमो का मतलब कलर होता है। वो फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कलर ऑफ लीव्स ये तो हमको पता है। कलर ऑफ लीव्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स या ग्रीन कलर ऑफ लीव्स जो हमको देती है वो कौन होती है, वो क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर या स्टेम का जो कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये ग्रीन नहीं होंगी। ठीक। टेस्ट ऑफ फ्रूट, टेस्ट ऑफ फ्रूट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट की वजह से। कार्बोहाइड्रेट सब फ्रूट्स में अलग अलग होता है। जैसे गन्ना में फ्रक्टोज मिलता है, केला में स्टार्च होता है। तो ये टेस्ट जो आता है फ्रूट्स का वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आपके टेस्ट ऑफ फ्रूट किसकी वजह से आता है, आपका टेस्ट ऑफ फ्रूट जो होता है वो आता है आपका कार्बोहाइड्रेट की वजह से। दूसरी चीज, जो ये पल्पी बनता है ना, जो इसका जूस आता है या जो अंदर से ये सॉफ्ट हो जाता है, वो मिडल मिडल एक लेयर पाई जाती है। उस मिडल लेयर के टूटने की वजह से ये सॉफ्ट बन जाता है। वो मिडल लेयर टूट जाती है, फाइबर्स में अलग अलग हो जाती है, वो फाइबर्स फ्रूट्स को दे देती है और इस वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं या पल्पी हो जाते हैं। इसको मिडल लैमेला बोलते हैं। मध्यता कोशिका भित्ति भी बोलते हैं, मध्यस्थ कोशिका भित्ति या मिडल लैमेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव ओनली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ही पाया जाता है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा में क्यों कौन होता है, बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया सारे के सारे यूनिसेल्यूलर होते हैं। बैक्टीरिया में एक भी नहीं होता जो आपका मल्टी सेल्यूलर है। देखो एक्सेप्शंस आर देयर, जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस आर देयर, बट ज्यादातर सारे ही मतलब हम मानो मोनेरा है, एक आध एक्सेप्शन होगा इसमें। दूसरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो ग्रुप ही सिर्फ यूनिसेल्यूलर का बनाया गया था। प्रोटिस्टा की अगर आप बात करो तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में आ जाते हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लीना, मतलब सारे यूनिसेल्युलर, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको ही प्रोटिस्टा में डाला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है। तो इसका आंसर क्या मार्क करना चाहिए, इसका आंसर हमको मार्क करना चाहिए मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ।
फंगस मल्टी सेल्यूलर होती है, फंगस यूनी नहीं होती, फंगस मल्टी होती है, मैक्सिमम मल्टी है, एक आध कोई यूनी इसमें मिल जाएगा, पर ज्यादातर क्या है, ज्यादातर ये मल्टी सेल्यूलर है, मतलब बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर इज मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही एक कोशिकीय जीव, मतलब एक कोशिकीय जीवों का मिश्रण है, मतलब बहुत सारे एक कोशिकीय जीव को इकट्ठा करके जब हम ग्रुप में रखते हैं तो वो मोनेरा और प्रोटिस्टा बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक चीज और, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता, उसने क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें सिर्फ यूनिसेल्यूलर है, जिसमें केवल एक कोशिकीय जीव है, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि वो कौन है जिसके जो कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं, तो इसका आंसर क्या होता? प्रोकैरियोट्स होते हैं क्या? प्रो मतलब पहले, कैरियोट्स का मतलब आपका न्यूक्लियस। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कराया था कि प्रोकैरियोट्स कहाँ से बने, यूकैरियोट्स कैसे बने, ये लोग कैसे जीव आए, कहाँ कहाँ से इन जीवों की उत्पत्तियां हुई, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जा करके लास्ट वीडियो को एक बार ही देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स कौन थे। पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई प्रोकैरियोट्स, अगर क्वेश्चन में आता कि ऐसा किंगडम बताओ जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं, वो किंगडम कौन सा होता है? वो किंगडम होता है हमारा मोनेरा। मैं इसको सर्कल कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। मोनेरा एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कैरियो मतलब न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो मोनेरा सिर्फ वो ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं, इसके अंदर फिर फर्दर दो ग्रुप होते हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। पर फिलहाल हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, फिलहाल इस चीज का हम ये ध्यान रखेंगे कि भाई प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो सिर्फ मोनेरा में पाए जाते हैं, इसके अलावा प्रोटिस्टा, उसके बाद आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस हो गया, एनिमली हो गया, प्लांटे हो गया, ये 5 किंगडम होते हैं। सबसे पहला किंगडम आपका मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, उसके बाद में आपका प्रोटिस्टा आया, उसके बाद में आपका फंगस आया, उसके बाद आपका प्लांटे आया, उसके बाद आपका एनिमेलिया आया। ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके मल्टी सेल्यूलर, सॉरी, ये सारे के सारे आपके यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में प्रोकैरियोट्स पूछा जाता तो आंसर होता मोनेरा ओनली, पर उसने क्या पूछा, यूनिसेल्यूलर किसमें, तो शुरू का एक मोनेरा ग्रुप है, फिर आपका प्रोटिस्टा ग्रुप है, तो मोनेरा ग्रुप और प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर, दोनों के अंदर ही यूनिसेल्यूलर होते हैं, फंगस, प्लांट, एनिमिलिया, ये मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट हेड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सी बीमारी पानी से होती है? कौन सी बीमारी गंदे पानी, गंदे खाने से होती है? शुरू करते हैं। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस किसकी बीमारी है? बोन की। इसको हिंदी में आप लोग गठिया भी बोलते हो, गठिया मतलब जोड़ों का दर्द, ठीक है। तो आर्थराइटिस में क्या होता है, बोन की बीमारी होती है, हड्डियों की बीमारी होती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो आर्थराइटिस जो होता है, जितने भी जॉइंट्स है, जैसे ये जॉइंट्स मुड़ रहे हैं, जितने भी जॉइंट्स है, इन सब में पेन होने लगेगा। जब इन सब में पेन होने लगेगा तो मूवमेंट हाथों की क्या होगी, बंद हो जाएगी, दर्द होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, विंटर के साथ, समर के साथ, यूजुअली लोगों को विंटर में स्वेलिंग आती है आर्थराइटिस में, तो ये पानी से तो नहीं फैल सकती, तो ये तो आंसर गलत हो गया, गठिया। दूसरा है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस को आप शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हो। आपने देखा होगा गवर्नमेंट इस पे बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, भाई वो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि जो वो होता है, टीबी होता है, इसके लिए हमारे पास एक डॉट्स का इलाज निकला है, आपने सुना होगा, डॉट्स पक्के इलाज का पक्का वादा। गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है, डॉट्स पे। वो क्या बोलते हैं, घर घर जाकर, जो लोग नहीं आते हैं उनको घर घर जाकर के दवाई खिला रही है, ये टीबी के लिए ही कर रहा है, ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। डॉट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी। तो टीबी के लिए जो
ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है, ये डॉट्स होता है। टीबी क्या होता है? टीबी लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी है। इसके अंदर आपके फेफड़ों में, वैसे तो अलग अलग जगह पे हो सकता है, टीबी आपकी हड्डियों में भी हो सकता है, टीबी आपके फेफड़ों में भी हो सकता है, टीबी आपके अलग अलग भाग में होता है। जिस भी पार्ट में होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जाकर बैठ जाता है। उस जगह के अंदर पानी भर जाता है बहुत सारा, और वो अंग प्रॉपरली ढंग से काम नहीं कर पाती। तो ये कौन सी बीमारी होती है? ये होती है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या हुआ? ट्यूबरक्लोसिस हुआ टीबी। अब ये किससे फैल रही है? क्योंकि खांसी जुकाम लंग्स फेफड़े इन सब में होता है, तो खांसी जुकाम जब हम करते हैं तो हमारे माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल आते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल आते हैं तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, भाई सामने मेरे किसी को टीबी है तो वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में आ गए होंगे, अब इसी एटमॉस्फेयर में मैं सांस ले रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो मेरे को भी हो जाएगा, मैं हवा से ले लूंगी उसको। आई एम सो सॉरी। तो ट्यूबरक्लोसिस कैसे होगा? ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, भाई सांस की बीमारी है। तो ट्यूबरक्लोसिस पानी से नहीं हो रही। इसकी स्पेलिंग इसमें गलत लिखे, रेबीज के स्पेलिंग होते हैं, मैं काट करके यहाँ ठीक कर देती हूँ, ES, RABIES। ये कुछ प्रिंटिंग एरर हो जाता है, तो रेबीज के स्पेलिंग होते हैं RABIES, रेबीज। रेबीज आप सबको पता है, कुत्ते के काटने या बंदर के काटने से या चूहे के काटने से रेबीज हो जाता है। रेबीज के अंदर सब लोग कुत्ते से क्यों रिलेट करते हैं, डॉग से ही रेबीज को क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि रेबीज के अंदर हम कुत्ते के जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, हम पागल होने लग जाते हैं। जैसे कुत्तों को पानी से डर लगता है, ऐसे हम लोगों को भी पानी से डर लगने लग जाता है। तो रेबीज रिसेंबल कर जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये कुत्ते के काटने से हो रही है। और कुत्ता ना यूजुअली हमको काटते रहता है, और ज्यादातर हम लोग जो बीमार रेबीज से शिकार होते हैं वो भी हम शायद कुत्तों के काटने की वजह से ही होते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई रेबीज क्या है? रेबीज कुत्तों के काटने से हो रही है, तो मतलब गंदे पानी से तो नहीं हो रही, यानी कि जॉन्डिस। इसका सही आंसर है जॉन्डिस। पीलिया, जॉन्डिस जो होती है ये होती है गंदे पानी से। अगर आपने इन्फेक्टेड वाटर कभी पी लिया तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट हो जाता है? इसमें लिवर इन्फेक्ट हो जाता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बोन की बीमारी है, ये डॉट्स होता है, टीबी का, ये सब सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में किसी और रूप में किसी और तरीके के क्वेश्चंस में आ जाएंगी। समझ आया? तो जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है? जॉन्डिस में होता है लिवर। जॉन्डिस में हमारा लिवर जो होता है ये इन्फेक्ट हो जाता है, और लिवर के इन्फेक्ट होने की वजह से हमारे ब्लड में यूरोक्रोम नाम से एक केमिकल होता है, एक पिगमेंट होता है जो यूरिन को येलो कलर देता है। वो यूरोक्रोम जो पिगमेंट होता है वो हमारे ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड येलो कलर का नजर आने लग जाता है। तो जॉन्डिस क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी से फैलने वाली बीमारी है। कंसीडर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए, नाम क्या क्या है? शिकारी देवी, भद्रा, सिमलीपाल, पचमढ़ी, पचमढ़ी। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब वो क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन टर्म ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम साउथ साउथ टू नॉर्थ। साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ अगर हम मूव करें, चलना शुरू करें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखते हैं, सबसे पहले भाद्रा, पहले नंबर पे भाद्रा। साउथ से नॉर्थ मूव कर रहे हैं, मतलब हम लोग कन्याकुमारी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अगर हम कन्याकुमारी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले पड़ेगा आपको भाद्रा, फिर आपको पड़ेगा पंचमढ़ी, ये दूसरे नंबर पर, फिर आपको पड़ेगा सिमलीपाल, ये तीसरे नंबर पर, फिर आपको पड़ेगा शिकारी देवी पहले नंबर पर, सॉरी फोर्थ नंबर पर। तो अब आप बताओ इसका करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर अगर आप चेक करो, 4132, यानी कि सबसे पहले जो पड़ रहा है दैट इज भद्रा 2, ये रहा। तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए, ये और ये तो पहले ही गलत हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं,
2 वाले दोनों सही है। अब सेकंड देखते हैं, फिर कौन सा पड़ा, सेकंड वाला पंचमढ़ी यानी कि फोर्थ। तो कौन सा करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग ज्योग्राफी में इन डिटेल पढ़ते हो, बहुत डिटेल में सारे पढ़ते हो सारी स्टेट्स के अंदर, पर कुछ कुछ पोर्शन इसका बायो में कवर होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख कर लाई हूँ। ठीक है, वैसे आप जो इसको इन डिटेल पढ़ोगे, कौन सी स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कैसे कैसे सिचुएट है, ये आप ज्योग्राफी में इन डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, आगे चलें। साथ के साथ कमेंट करते जाना है, सोना नहीं है वीडियो चलाकर। ठीक, साथ के साथ मुझे बताते जाना है कि आप लोग जो ये बता रही हूं आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं लेकर आई हूं, ताकि आप लोग इस टॉपिक में बायोलॉजी के जितने भी हैं, इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों करेंगे हम, पर फिलहाल हम लोग बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब आपने देखा होगा जब हमने फर्स्ट पार्ट किया उसके अंदर बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, फिर 2016 में भी हमको वो क्वेश्चन मिले, 2018 में भी वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको क्या समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है कि भाई क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, आज इसका ऑप्शन है कल इस पे क्वेश्चन होगा, तो इसीलिए मैं आपको गलत ऑप्शन का भी आंसर बताती हूँ कि भाई ये ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है, इसलिए गलत है। तो आपने ये ध्यान से करना है, और साथ साथ मुझे आप बताते जाइए कि आप लोग के कितने आंसर करेक्ट हैं, और साथ साथ मुझे कमेंट करके बताते जाइए। वेट नहीं करना मेरे को कि भाई मैं आंसर बताऊंगी, पहले आपने फटाफट से मेरे को बता देना है कि ये आंसर आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, वो क्या बोलता है, देखो जब हमारा सारा का सारा खाना स्टमक में आता है, स्टमक में HCl होता है, HCl को बनाता कौन है, स्टमक में एक एसिड होता है HCl, HCl को एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिन सेल्स का नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। ये ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत, दोबारा लिख देती हूँ, OXYNTIC। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स हमारे बनाते हैं, और ये ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं, ये ऑक्जेंटिक सेल्स HCl को बनाते हैं। पर स्टमक में HCl तो बहुत ज्यादा ही हमको पता है एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि वहां जो एंजाइम काम करेंगे वो सारे के सारे एंजाइम्स हमारे उसी पीएच पे काम करते हैं, तो ये पीएच लेवल को स्टमक में मेंटेन करके रखता है। ये बताता है कि स्टमक में कितना पीएच लेवल मेंटेन है, कितना पीएच लेवल होना चाहिए, ताकि हमारे एंजाइम्स प्रॉपरली सही तरीके से इस पे काम कर सकें। अब जो खाना स्टमक तक पहुंचा ऑब्वियसली वो एसिडिक हो चुका है, वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, वो पूरा एसिडिक हो चुका है। अब वो खाना कहाँ आएगा, वो खाना सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। जब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई, अब तो इसमें तो म्यूकस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी म्यूकस होता है, पर उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि वहां पे जो एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकते। तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आता है, बाइल जूस आता है लिवर से। ठीक है, बाइल जूस कहाँ से आता है, लिवर से। लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। बाइल जूस हमारा बाहर कहाँ से निकलता है, लिवर से बाहर निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, यकृत। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडिनम, तो ड्यूडिनम के अंदर जाने से पहले, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में ग्रहणी भी बोलते हैं, जब ग्रहणी में जाने से पहले ही लिवर एंटर, इधर से स्टमक में एंटर करेगा, इधर से लिवर दे देगा एट द सेम टाइम, और ये मिक्स हो जाएगा। जो बाइल जूस होता है ये बेस होता है, ये क्षार होता है। क्योंकि ये बेस होता है तो ये एसिड के साथ मिक्स करता है, और ये मिक्स होने के बाद इसको क्या बना देता है, ये मिक्स होने के बाद में इसको
न्यूट्रल कर देता है। इसको हिंदी में हम लोग पितरस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग पितरस भी कहते हैं। और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्षार। तो पितरस क्या होता है, क्षार होता है। स्टमक से क्या, स्टमक में क्या था, एसिड था। स्टमक में एसिड था, एसिड निकला, और इसमें जो पितरस होता है ये क्षार होता है। एसिड और बेस आपस में मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद इसने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रल कर दिया। ठीक, बात समझ में आई, आगे चले। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है ये भी ड्यूडेनम में जाता है, पर ये उसको न्यूट्रल नहीं करता। पैनक्रियाटिक जूसेस में हमारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद। लार्ज इंटेस्टाइन जो भी सेक्रीशन करती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद करती है। तो जब स्टमक से आएगा तो पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो ये भी गलत हो गया। और जो ड्यूडेनल की सेक्रीशंस होती हैं वो पैनक्रियाटिक जूसेस को, जो पैनक्रियास से आए हैं, उसको एक्टिवेट करने के काम में आती है या डाइजेशन करने के काम में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर इज बाइल जूस। बाइल जूस लिवर से निकलता है। इनके अंदर एक, लिवर के अंदर एक ओपनिंग होती है, मतलब लिवर और आपके गॉल ब्लैडर दोनों मिलकर के एक डक्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट से निकलता है और ये ड्यूडेनम में आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिसीव्ड बाय, अब सुनो, ये एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई ब्लड की मूवमेंट कैसे कैसे हो रही है, ब्लड मूव कैसे कैसे कर रहा है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक, हमको ये पता है कि जो भी हार्ट है, हार्ट पंपिंग का काम कर रही है। सबसे पहले जो सारा का सारा ब्लड आता है ऑर्गन से, ऊपर ऑर्गन से, लोअर ऑर्गन से, ये इंफीरियर वेना केवा लाती है। इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा मिलकर लाती है, और ये लाती है राइट पार्ट पे। जब राइट से ये पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल जाता है, लंग्स के पास जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, तो अब ये एंटर करती है लेफ्ट पार्ट में। जब भी लेफ्ट पार्ट में एंटर करेंगे तो हम लोग वेंट्रिकल में एंटर नहीं करेंगे, आर्टिकल्स में करेंगे, ऑरिकल्स में करेंगे। इसको आर्ट्रिकल भी बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन को इस तरीके से लिखा है। ठीक, तो ये राइट हैंड साइड पर आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगी, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले किस पे आती है, आर्ट्रिकल्स पे, यानी कि ऑरिकल्स पे आती है, एट्रियल भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले एंटर करेंगी, वो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा लंग से वो कहाँ एंटर करेगा, आर्ट्रिकल्स में। लंग से जब भी आएगा वो लेफ्ट साइड पर आएगा, और जो बॉडी से आएगा वो आपके हार्ट के राइट हैंड साइड पर आएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? देन, और वेंट्रिकल्स में जब भी ब्लड जाता है पहले आर्टरीज में आता है फिर वेंट्रिकल्स में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। पर पहले किस में जाएगा, ऑरिकल बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, एट्रिकल बोलते हैं, पहले किस में जाएगा, आर्ट्रिकल में जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आलिंद। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा ये, दायां आलिंद में। जब सारे ऑर्गन से आएगा तो दायां आलिंद में, पर जब लंग्स से आएगा तो लंग्स से जब भी आएगा ये बाएं भाग में जाता है लंग्स के आने के बाद, और लंग्स के आने के बाद सबसे पहले किस में जाएगा, आलिंद में। सबसे पहले खून आलिंद में जाता है फिर निल्ले में जाता है। तो पहले बायां आलिंद, बायां निल्ले, दायां आलिंद, दायां निल्ले। तो सबसे पहले किस में जाएगा, बायां आलिंद। ठीक, आगे चले। ये पूरी की पूरी साइकिल देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, ये पूरी की पूरी साइकिल देने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। देखो, हार मतलब हार्ट, हार का मतलब हार्ट, और इन्होंने क्या किया था, रास्ता बताया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार वे। वे मतलब रास्ता। तो ये क्या हुआ, विलियम, इनका नाम क्या था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को, वैसे इनके जो स्पेलिंग होते हैं वो WAY नहीं होता, उनका स्पेलिंग VEY होता है, पर याद रखने के लिए इसको इस तरीके से लिखा है। इनके जो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं वो VEY होता है।
पर मैंने आपको याद करने के लिए ये बताया। विलियम हार्वे फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहलाते हैं। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी बताया था, क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड कहाँ कहाँ जाता है उसका रास्ता बताया था, इसीलिए हार का रास्ता बताया था, हार्ट का रास्ता बताया था, इसलिए विलियम हार्वे। आगे चलें। A. The oxygen evolved during photosynthesis comes from splitting off। जो ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना खाना खुद बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा क्या करता है? पौधा ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और साथ में किसका इस्तेमाल करता है? साथ में इस्तेमाल करता है वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2। ये तो सबको पता है ना? तो ये क्या करता है? वाटर का इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में काम करेगा, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल भी होगा, ये मैं सनलाइट बना ही दे रही हूँ, इसमें क्लोरोफिल भी होगा और ये क्या बना लेगा? ये हमारा अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। 6 कंपाउंड बनाता है, किसके? सी के, C6, H12 और O6। H12 और O6 बनाता है। और साथ साथ में ये जब इस्तेमाल करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। और जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो ये बाहर जो सब्सटेंस को देता है वो होता है ऑक्सीजन। इसीलिए पौधा दिन के समय पर ऑक्सीजन देता है और रात के समय पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 6 लगा दे रही हूँ। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है जिसके अंदर पौधा 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसीलिए दिन के टाइम पर जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, पर रात को उल्टा काम करते हैं क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। तो ये काम प्रोसेस क्या होने लगता है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस उल्टा रिवर्स चलने लगता है। पौधा ऑक्सीजन का यूज करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इसलिए मना करते हैं कि रात के टाइम पर पौधों के पास में नहीं सोना। अब वो क्या बोलता है? द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ से आ रही है? अब देखो, किस किस मॉलिक्यूल के टूटने से आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से कभी ऑक्सीजन नहीं बनता। जब वाटर टूटती है तब बनता है। तो किससे आ रही है भाई? वाटर के टूटने से, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। जल के टूटने से, जल के विखंडन से हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है। ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? हाफ H2 में, सॉरी H2 के अंदर प्लस हाफ O2 में स्प्लिट हो जाता है। तो इससे हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो प्लांट क्या करता है? बाहर इसको निकाल देता है, रिलीज कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, Which one of the following depict the correct circuit of reflex are? सर रिफ्लेक्स क्या होता है? देखो, जो आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हो दैट इज रिफ्लेक्स। आप कभी रोटी बनाई है घर के अंदर? चपाती, चपाती इसको देखना, जब आप हाथ लगाते हो उसको पलटते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए हमको गर्म फील ही नहीं होता, कुछ सेकंड्स का गैप आता है। ब्रेन तक जो रिस्पॉन्स आता है उसमें थोड़ा सा गैप आता है। आप जैसे कोई जमीन बहुत गर्म है, अभी बहुत गर्मी है, धूप है, अब आप छत पर जाओ बिल्कुल गर्मी में, अभी आजकल तो बारिश हो रही है, पर अगर आप नॉर्मल टाइम जब बहुत गर्मी पड़ रही हो, बहुत तेज धूप निकल रही हो, तो आप धूप में जरा बाहर जाओ। धूप में बाहर जाओगे पैर जलेंगे, पर जब आप पहला पैर रखोगे नहीं जलेगा, दूसरा पैर रखोगे गर्म फील होने लगेगा, फिर आप चलोगे बहुत तेज जलेगा, बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो हमें कुछ सेकंड्स तक ये चीजें फील नहीं होती, कुछ सेकंड्स के बाद हम लोग को ये फील होती है। रिफ्लेक्स वो होता है जो तुरंत हो जाए, जो स्पाइनल कॉर्ड करता है। रिफ्लेक्स क्या होता है भाई? सामने से मक्खी आई, अब ब्रेन तक मैसेज जाएगा आएगा, तब तक तो मक्खी घुस जाएगी अंदर, तो तुरंत आंख बंद करनी है।
तो तुरंत रिस्पॉन्स करना है। चाय के अंदर अगर आपकी उंगली डुबो दूं, खुद 1-2 सेकेंड आपने लगाए, तब तक तो हाथ जल जाएगा, आपने उसी वक्त बाहर निकालना है। तो ये क्या होता है? ये होता है रिफ्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती आर्क। ठीक, प्रतिवर्ती आर्क। अब वो पूछता है ये कैसे होता है, कहां से होता है ये? तो ये कैसे होता है भाई? ये होता है हमारा, पहले कौन आता है फिर कौन आता है? देखो, सबसे पहले तो रिसेप्टर, जो यहाँ पर बाहर जो भी चीज पकड़ने वाला होगा, रिसेप्टर। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन होएगा, फिर ये कहा जाएगा, फिर सॉरी रिसेप्टर होगा, फिर ये कहा जाएगा सेंसरी न्यूरॉन पे। जो भी चीज यहां से लेकर जाती है वो सेंसरी न्यूरॉन होती है। क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कहा जाएगा, ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये जाएगा मोटर न्यूरॉन पे, मोटर न्यूरॉन पे जाएगा उस ऑर्गन पे जहां पर ये अफेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पिन चुना है, तो ये वापस यही आएगा कि भाई देख पिन चुभ रहा है। तो सबसे पहले जब ये मैसेज को ले रहा है तब ये रिसेप्टर, जब ये मैसेज को वापस ला रहा है तब ये अफेक्टर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है दैट इज रिसेप्टर, बी सॉरी। सबसे पहले ये जाता है ग्राही के पास, फिर ये जाता है संवेदी तंत्रिका कोशिका के पास, फिर ये जाता है मेरु रज्जा के पास, फिर ये जाता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास, फिर ये जाता है कार्यकर। ठीक है, बात समझ में आई? इसका पूरा का पूरा काम कैसे होता है, किस तरीके से ये मूवमेंट करता है। अगर देखो रिसेप्टर ये सेंसरी न्यूरॉन के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि तंत्रिका या आप संवेदी तंत्रिका कोशिका बोलो, ये अंदर है। इसको पहले त्वचा पे आना पड़ेगा। जो हमारी फर्स्ट प्राइमरी जो बैरियर है दैट इज योर स्किन। हमारी जो त्वचा है ये पहला बैरियर देती है। तो इसको कुछ भी कर पहले स्किन पर आना ही पड़ेगा, पहले बाहर की लेयर पर इसको आना पड़ेगा, वहां से ये काम करना शुरू करेगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, इफ वन सेट ऑफ, ये ना बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये लास्ट ईयर भी जब 2019 में जब एग्जाम हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि मैम इसका आंसर क्या होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। इसको ध्यान से सुनेगा। एक सेट है क्रोमोसोम का, सेट का मतलब पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब क्या हुआ? मेरे पास जो इसकी प्लॉइडी हुई वो क्या हुई? मेरे पास जो इसकी प्लॉइडी हुई वो 2n हुई। एक सेट है, क्योंकि एक गिवन प्लांट है, एक कोई पौधा है, मुझे नहीं पता कौन सा पौधा है, एक पौधा है, वो बोलता है कि भाई वो n से रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये सेट था इसलिए मैंने पहले ही 2n लिख दिया। इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर ये डिनिषेचन करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन करेगा, तो जो जायगोट होगा और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी? पहले हम जायगोट की प्लॉइडी बताएंगे, फिर हम एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताएंगे। ठीक है, प्लॉइडी का मतलब होता है कि भाई उनके गुण सूत्रों की क्या संख्या रहेगी। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? पहले हम लोग बात करेंगे युग्मनज की, और फिर हम बात करेंगे भ्रूणपोष की। ठीक, चले आगे। अब देखो, एक पॉलन है। ठीक है, एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर वो होता है पॉलन से। एक पॉलन है, एक पराग है। हम्म, ये पॉलन, जो पॉलन ग्रेन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन के साथ में एक पोलर न्यूक्लियाई आकर के फर्टिलाइज कर दे। मतलब पॉलन ग्रेन आए और एग के पास में जो एक पोलर न्यूक्लियाई पड़ा है उसको फर्टिलाइज कर दे। तो जब पॉलन ग्रेन आया तो इसने आकर के क्या किया? सबसे पहले एग के साथ में फर्टिलाइजेशन किया। ये तो नॉर्मल है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, पर क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन है, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन या तीन खंडन, सॉरी ट्रिपल फ्यूजन। फिर दूसरा पॉलन आया, इस पॉलन ने क्या किया? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मिक्स, एक पॉलन एग बना दिया और एक पॉलन ने क्या करा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मिक्स हो गया। ठीक है, जब पॉलन और एग बनता है, पॉलन एन होता है,
इसकी प्लॉइडी इज n, एग की प्लॉइडी भी क्या हो गई, n हो गई। तो जो बच्चा बना, जो युग्मक बना या जो जायगोट बना, इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, 2n हो गई। n और n मिलकर इसने क्या कर दिया, 2n बना दिया। पोलन की प्लॉइडी तो फिर से n रहती है, पर पोलर न्यूक्लियाई की जो प्लॉइडी है दैट इज 2n। तो ये मिलकर के कितना बनाएंगे, 3n। पोलन और एग की प्लॉइडी 2n हो गई, पोलन और पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी 3n हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। इसके अंदर क्या होता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन इसलिए, फ्यूज क्या क्या हो रहा है, दो ये एक पोलर न्यूक्लियर, दो पोलर न्यूक्लियर और एक एग, तीन चीजें फ्यूज हो रही है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। पर हैं कितने, एक्चुअली जो आउटपुट निकल रहा है वो कितने निकल रहे हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं। इसमें डी निषेचन लिखा हुआ है, वैसे हम इसको द्विनिषेचन भी बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, यही है। बात समझ में आई क्यों हुआ, यहां तक कोई डाउट है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको आते हैं, नहीं आते हैं, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन कि भाई मैं रिपीट करूं, कोई भी क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि भाई नहीं समझ में आए, इसको आप थोड़ा और डिटेल में बताओ या रिपीट करो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ 24/7 अवेलेबल हूँ। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पर आप लोग मेरा नाम लिखिएगा, फेसबुक पर, इंस्टा पर। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, आप लोग मेरा नाम लिखिएगा, आपको मैं इजीली मिल जाऊंगी। ठीक, कोई दिक्कत है, हाँ कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। रोज दिन में 2 बजे 2 PM एवरीडे हम इन सारी वीडियोस को लेकर आते हैं, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इन वीडियो के साथ में कंटिन्यू कर सकें। आप लोग पढ़ते रहें, लॉकडाउन है, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पर पढ़ाई से दूर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसे पढ़ते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इनका बहुत ध्यान रखना है और इनको बहुत अच्छे से करना है। इसीलिए आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी, रेगुलर 2 PM आपके लिए वीडियो आती रहेगी, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। ठीक, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर में, विच इज 2 PM। आप लोग ये शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी का भी कोई भी नुकसान ना हो और सब लोग पढ़ सकें। चलिए, टाटा, बाय बाय।